बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टॉपिक ईएमएफ था और ईएमएफ के बाद आपके पास ईएमएफ के सोर्सेज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था। तो वो सिर्फ बातें हैं कि ईएमएफ की सोर्सेज क्या क्या होती हैं। ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करती है सर्किट के अंदर मूव करने के लिए। तो उसकी कुछ सोर्सेज हैं, यानी कि वो डायरेक्टली जनरेट नहीं हो जाती, तो उसके लिए कुछ पंप लगाए जाते हैं, कुछ मशीन्स लगाई जाती हैं। उन मशीन्स को हम कहते हैं बैटरीज, जनरेटर, थर्मोकपल और सोलर सेल। ये कुछ चीज़ें हैं जो कहलाती हैं आपके पास सोर्सेज ऑफ ईएमएफ। यहाँ से ईएमएफ जनरेट होता है। सही है, बस इसके बारे में इतना ही पढ़ना था। आज जो हमें स्टार्ट करना है वो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दीज सोर्सेज ऑफ ईएमएफ है। यानी जो भी सोर्स आप यूज करते हैं उसकी अपनी रेजिस्टेंस मौजूद होती है, जिसको हम इंटरनल रेजिस्टेंस कहते हैं। चाहे आप सर्किट लगाएं या ना लगाएं, उसकी अपनी रेजिस्टेंस मौजूद होगी। It refers to the opposition to flow of current offered by cell and battery themselves, resulting the generation of heat. आपने नोट किया होगा जब आप मोबाइल में या किसी जगह पे बैटरी लगाते हैं तो बैटरी इटसेल्फ हीट अप होना शुरू हो जाती है। तो हीटिंग का प्रोसेस आप याद रखिएगा, हमने पढ़ भी लिया है कि रेजिस्टेंस से डायरेक्टली कनेक्टेड है। सही है, किससे कनेक्टेड है? रेजिस्टेंस से। तो जहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी इलेक्ट्रॉन्स को, वहाँ वो हीट जनरेट करना शुरू कर देंगे। बैटरी हीट अप हो रही है, इसका मतलब क्या मतलब है कि बैटरी के अंदर भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस मौजूद है, जिसको हम कह रहे हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस इज मेजर्ड इन ओम्स। अगेन रेजिस्टेंस है, ओम्स में नोट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर एंड ईएमएफ ई ऑफ सेल इज गिवन बाय। सही है, कैसे मालूम होता है हमें? तो उसका जो फॉर्मूला है कुछ इस तरह से। ओके, इसको इस तरह से बनाया कैसे गया, वैसे तो आपको आगे जाके समझ में आ जाएगा इसको बनाया कैसे गया, लेकिन आप डायरेक्टली मैंने जो इक्वेशन लिखी है वो कैसे लिख दी, जरा उस पर गौर फरमाइएगा। ये रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस का ताल्लुक आपके पास डायरेक्टली ओम से होता है, क्योंकि रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट ओम ने दिया था। तो ओम के मुताबिक V इज इक्वल टू आई आर होता है। ओके बेटा, ईएमएफ और वोल्टेज में कोई फर्क नहीं होता जब तक बैटरी अकेली पड़ी हुई है, उसके अंदर ईएमएफ है। बैटरी के साथ कनेक्टर लग जाएगा, कोई सर्किट लग जाएगा, तो वो ईएमएफ बन जाती है। क्या बन जाती है? ईएमएफ। तो यहाँ पे ई जो है वो वी की जगह पे आया हुआ है, आई की जगह पे आई ही मौजूद है, बट आर को दो हिस्सों में तोड़ दिया गया है या दो हिस्सों में जमा कर लिया गया है, एक सर्किट का रेजिस्टेंस और एक इंटरनल रेजिस्टेंस। तो आपको जो इक्वेशन दिखाई जा रही है लेफ्ट पे, आई इक्वल टू ई ओवर आर प्लस आर, तो वो कुछ इस तरह से बनी है, जो मैं यहाँ बराबर पे आपको टाइप करके दिखा रहा हूँ। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ये इक्वेशन डायरेक्टली बना कैसे ली गई। तो ये हमने ओम्स लॉ को यूज करते हुए बनाई। ओके, तो आप डायरेक्ट भी लिख देंगे, कोई मसला नहीं है, बट समझ में आना चाहिए कि ये बनी कैसे, क्योंकि अभी आगे हम ओम्स लॉ को दोबारा से इस्तेमाल करेंगे। तो V इक्वल टू आई आर से मैंने V को कन्वर्ट किया ईएमएफ में, R को कन्वर्ट किया टोटल रेजिस्टेंस में, यानी R प्लस R में। देन आपके पास इक्वेशन आ गई ये वाली। अगर मैं इसको रीअरेंज करूं तो आई इक्वल टू आर प्लस आर इंटू आई हो जाएगा, ये वाली कंडीशन आ जाएगी, सेकंड कंडीशन वाली। और फिर मैं आई को मल्टीप्लाई करा दूंगा इनसाइड द ब्रैकेट। मल्टीप्लाई होने के बाद आई आर प्लस आई आर इक्वल टू ई हो जाएगा। और अगेन एक सिंप्लीफिकेशन फॉर्म करने के लिए आई आर इक्वल टू ई माइनस आई आर आपको नजर आ रहा है। ये मजबूरी थी मेरा करना। वजह क्या है? मुझे कैपिटल आई आर अलग से चाहिए था। वजह क्या थी कैपिटल आई आर की बेटा? वजह सिर्फ ये थी कि आई आर इक्वल्स टू वी विच इज ओम्स लॉ। सही है, तो V इक्वल टू आई आर होता है, यानी आप इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं ओम्स लॉ में। तो आई आर इक्वल टू वी, द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल विल बी V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ रीअरेंजमेंट की है। नाउ अगर आपके पास ये इक्वेशन बनती है तो ये कहलाता है आपके पास क्लोज सर्किट। क्या मतलब क्लोज सर्किट का? जिसमें करंट इजीली फ्लो कर रहा हो। सही है, यानी कि कोई टूटा हुआ हिस्सा ना हो सर्किट के अंदर, करंट इजीली फ्लो कर रहा हो। आप हमेशा बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस उसके साथ दिखाएंगे और एक बॉक्स बना देंगे।
तो ये नजर आएगा कि भाई बैटरी के साथ जो रेजिस्टेंस लगी हुई है वो इंटरनल रेजिस्टेंस है, आउटर या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आप बाहर ही बनाते हैं नॉर्मली। सही है बेटा, तो ये क्लोज सर्किट के लिए इक्वेशन आ गई आपके पास। अगर सपोज करो इंटरनल रेजिस्टेंस इज जीरो, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो कब हो सकती है, जब आपके पास करंट जीरो यानी कि कोई करंट ही ना हो, तभी इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो हो सकती है। ओके, तो इस सिचुएशन में आपके पास जो R है, वो सॉरी V है, वो E के बराबर हो जाएगा। इट मींस कि आपके पास एक सर्किट ओपन है, क्योंकि करंट सिर्फ उस वक्त मौजूद नहीं हो सकता जब आपका सर्किट ओपन हो। ओपन का मतलब कहीं से टूटा हुआ हो, स्विच बंद हो। सही है, स्विच ऑन नहीं किया हुआ मैंने, स्विच बंद किया हुआ है, ऐसे सर्किट को हम ओपन सर्किट कहते हैं। तो दो इक्वेशन आपके सामने आ गई, एक ओपन सर्किट की और एक क्लोज सर्किट की। सही है भाई। नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक पावर। पावर की बात हो रही है कि पावर क्या होती है। तो पावर को आपने एनर्जी के अंदर भी डिस्कस किया था, वर्क के अंदर भी डिस्कस किया था। तो नॉर्मली आपके पास पावर होती है द रेट एट विच वर्क इज डन। ऐसा ऐसा काम जो किसी पर यूनिट टाइम में किया जाए इज नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। क्योंकि मैं वर्क डन पावर इलेक्ट्रिसिटी की सूरत में कर रहा हूँ, तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। सही है, तो रेट एट विच वर्क इज डन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट नोन एज इलेक्ट्रिक पावर। इस तरह से सही है, इलेक्ट्रिक पावर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, वर्क डन पर यूनिट टाइम। सही है, ये वर्क डन वही वर्क डन है जो हमने पढ़ा था, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वो वाला वर्क डन है ये, चार्ज के ऊपर जो वर्क होता है। सही है, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज आपके पास क्या होता है, एनर्जी होती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। When voltage V is applied to the circuit, it causes to flow the current I in circuit through resistance R. अब इसको जरा दूसरी तरह से पढ़ने की कोशिश करो कि जब आपके पास सर्किट के अंदर वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, वोल्टेज अप्लाई करने का क्या मतलब है भाई, बैटरी लगाई गई, सप्लाई लगाई गई। जैसे ही ऐसा होता है करंट फ्लो करना शुरू करता है, और फिर कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस भी होगा, चाहे वो बैटरी का अपना हो या फिर सर्किट के अंदर कोई रेजिस्टेंस हो। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो इसमें कह सकते हैं कि वर्क डन इज ऑन द चार्ज टू फ्लो। जो वर्क डन है, जो चार्ज को फ्लो कराने में मदद दे रहा है। सही है, सो द वर्क डन ऑन मूविंग चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है वो वर्क डन की वजह से कर रहा है चार्ज के ऊपर, जिसको फ्लो करा रहा है। और इसी वर्क डन को पर यूनिट टाइम अगर मैं नोट करूंगा तो ये इलेक्ट्रिक पावर कहलाएगी। तो यहाँ पे मैंने डेफिनेशन को आपको प्रॉपर तौर पे समझा दिया है। सही है, ऊपर एक लाइन की डेफिनेशन है, डेफिनेशन आप जो मर्जी है लिख देना, ये नीचे एक्सप्लेनेशन एक तरह से डेफिनेशन की, इस तरह से भी आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज पावर डिसिपेशन। ये वाला वर्ड आप बहुत रेयर केसेस में सुनेंगे। ओके, आपके लेवल पे या आपके बुक के अंदर इसको भी डिनोट नहीं किया गया है, बट पावर डिसिपेशन इज ऑल्सो अ वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक पावर। सही है, पावर डिसिपेट का मतलब है कि जो पावर आपके पास सर्किट में फ्लो कर रही है या सर्किट में यूज हो रही है, डिसिपेशन का मतलब होता है यूज होना। ओके, तो वो पावर जो सर्किट के अंदर यूज हो रही है या फ्लो कर रही है इज नोन एज पावर डिसिपेशन। कोई चेंज नहीं है, सिर्फ नाम का फर्क है। ओके, अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन ऊपर वाली जो है, P इक्वल टू W अपॉन T। सही है, but work done by the battery on charge Q with potential difference V is equal to QV। लेकिन हमें पता है कि जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, वोल्टेज इनटू चार्ज। मतलब वोल्टेज निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पुराना पढ़ चुके हैं हम लोग, और हमें बहुत अच्छी तरीके से याद है, सबको नहीं तो चंद लोगों को तो याद ही होगा, विच इज V इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज। मैंने अभी बोल भी दिया था एक फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला। अगर मैं इधर से W निकालना चाहूँ तो क्या करूंगा, Q को शिफ्ट कर दूंगा, तो यही इक्वेशन बन जाएगी आपके पास, कि आपके पास W किसके बराबर हो जाएगा, QV के। ओके, तो आप W की जगह पे QV बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। अगेन इसमें कुछ और चीज नजर आ रही है, आपको शायद नजर आ रहा हो कि
Q over T, ये वाली आपने टर्म कहाँ देखी? चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? पढ़ा है किसी ने इससे पहले? क्या मैंने नहीं पढ़ाया? तो चार्ज पर यूनिट टाइम इज बेसिकली, हाँ भाई कौन बताएगा? टाइम इज इक्वल टू करंट। चार्ज पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू करंट, यानी कि Q अपॉन T को मैं चेंज कर सकता हूं करंट से, यानी I से, तो P इक्वल टू आई भी हो जाएगा। ये आपके पास पावर का पहला फॉर्मूला आ गया। अगर आपको करंट और वोल्टेज गिवन है, मैंने कहा कि सम वोल्टेज इज अप्लाइड टू द सर्किट एंड सम करंट इज फ्लोइंग, तो वो सम की जो वैल्यू होगी उनको आपस में मल्टीप्लाई करना, पावर फाइंड आउट हो जाएगी आपको। This expression gives the electric power supplied to an electric instrument. Using Ohm's law, V equal to IR, we can write one is as, अच्छा अब अगर मुझे ओम्स लॉ दिया जा रहा है, तो मुझे अगर क्या पता करंट और वोल्टेज के बजाय पे करंट और रेजिस्टेंस दे दिया जाए, या वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे दिया जाए, तब भी आप इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आप क्या करेंगे, V को IR में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि V इक्वल टू IR होता है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बन जाएगा, I स्क्वायर R, एक नई इक्वेशन बन गई पावर की। ये भी बहुत कारगर इक्वेशन है, बहुत दफा यूज होती है। और बाय यूजिंग अगेन ओम्स लॉ, I इक्वल टू V अपॉन R, यानी आप I को भी चेंज कर सकते हो। तो I की जगह पे मैं V अपॉन R अगर पुट कर दूं, तो पावर का एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, विच इज V स्क्वायर ओवर R, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे जो इक्वेशन 2 और 3 है, वो आपके पास पावर डिसिपेशन है इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट और कंडक्टर में। बात समझ में आ रही है? यूनिट ऑफ पावर, यूनिट ऑफ पावर बहुत सारी है, सही है, लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला P इक्वल टू W अपॉन T, तो हमें W का यूनिट भी पता है, जूल्स होता है, और टाइम का यूनिट भी पता है, सेकंड होता है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। लेकिन पावर के हमने एक और फॉर्मूला भी पढ़ा, विच इज P इक्वल टू VI, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, सही है। तो अकॉर्डिंग टू P इक्वल टू VI आपके पास एक और यूनिट भी हो सकता है पावर का फॉर्मूले में, P इक्वल टू VI के अकॉर्डिंग, विच इज वोल्ट इनटू एम्पियर। ये भी आपके पास VA भी हो सकता है यूनिट, सही है। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों यूनिट के अलावा भी एक बहुत आसान सा यूनिट है, शायद आपको उसके बारे में पता हो, कौन सा यूनिट है भाई? So the simplest unit for power or drive unit for power is what? जो कि जूल पर सेकेंड या फिर वोल्ट इनटू एम्पियर के बराबर होता है। साइंटिस्ट का नाम है, अगर साइंटिस्ट का नाम आता है तो उसको डिफाइन करना जरूरी है। तो डेफिनेशन ऑफ वॉट इज द पावर थ्रू सर्किट इज 1 वॉट इफ 1 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म ड्यूरिंग 1 सेकेंड। बड़ा आसान सी डेफिनेशन है, यानी अगर 1 जूल ऑफ वर्क परफॉर्म हो जाए 1 सेकेंड के अंदर, तो वहां पे जो पावर होगी सर्किट के अंदर वो 1 वॉट के बराबर होगी। या फिर आप वोल्टेज और करंट के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, जो बुक के अंदर आपके पास डेफिनेशन है, पावर इन अ सर्किट इज 1 वॉट इफ 1 एम्पीयर ऑफ करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। बस सही है, यानी 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस देने के बाद अगर 1 एम्पीयर करंट फ्लो करता है, इसका मतलब 1 वॉट पावर मौजूद है उस सर्किट के अंदर। दोनों में से कोई एक लिख दीजिएगा, दोनों लिखने की जरूरत नहीं है, सही है। लिखने को आती है, एमसीक्यू में अगर आता है तो पता होना चाहिए। लिखने के लिए आ गई तो कोई एक लिखना, दोनों मत लिखना, जो दिल चाह रहा है वो लिख देना, दोनों सही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूनिट, अच्छा अब यहाँ पे पावर से हम डायरेक्ट एनर्जी पे क्यों जंप कर गए, क्योंकि पावर से कनेक्टेड ही यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी का है। पावर और एनर्जी में क्या कनेक्शन है, जरा गौर करिएगा। वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड, ये हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी कन्वर्जन के अंदर, चैप्टर आपने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है, सही है। वर्क एंड एनर्जी आर इंटर रिलेटेड, जैसे कि E कैन कन्वर्टेड इनटू W, W कैन कन्वर्टेड इनटू E, इसी वजह से दोनों का यूनिट सेम होता है एनर्जी और वर्क का। तो P भी कन्वर्ट हो जाएगा, P इज इक्वल टू E अपॉन T, सही है। और E इक्वल टू PT, यानी कि मुझे एनर्जी ये फाइंड आउट करनी है, तो मैंने T शिफ्ट कर दिया, ये PT के बराबर हो गया। ड्यू टू दिस रिलेशन यूनिट ऑफ एनर्जी विल बी, क्या होना चाहिए भाई? आपको पता है पावर का यूनिट वॉट है और T का यूनिट सेकंड होता है, तो वॉट सेकंड इज द यूनिट ऑफ
एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सही है। इस इक्वेशन को भी देख सकते हैं। लेकिन वॉट सेकंड इज वेरी स्मॉल यूनिट, सही है, बहुत छोटा यूनिट है, तो हम इसकी जगह पे किलोवाट और मेगावाट इस्तेमाल करते हैं। किलोवाट का मतलब एक्सपोनेंट 3, मेगावाट का मतलब एक्सपोनेंट 6, सही है। तो किलोवाट सेकंड और मेगावाट सेकंड आर यूज टू रिप्रेजेंट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बट आप कमर्शियली जो यूज करते हैं यूनिट, वो सेकंड्स में नहीं होता। ये सेकंड में फिर अमाउंट बहुत कम होगी, हमें बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिक करंट को नोट करना है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को। उसके लिए आप इस्तेमाल करते हैं किलोवाट आवर या किलो मेगावाट आवर। ओके, आपने शायद ये यूनिट्स देखे हो। बेटा अब एग्जाम्पल प्रॉब्लम की तरफ आते हैं जल्दी से। आसान सी एग्जाम्पल प्रॉब्लम है, एक एक दफा में समझ में आ जाएंगी। अ हीटिंग कॉइल हैज अ रेजिस्टेंस 20 ओम्स, सही है, 20 ओम्स का रेजिस्टेंस है। डिजाइन टू ऑपरेट 220 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस 220 है। व्हाट इलेक्ट्रिकल एनर्जी जूल इन सप्लाई टू द हीटर इन 10 सेकंड्स। बेटा आपको रेजिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है और टाइम गिवन है, पावर निकाल एनर्जी निकाल लोगे, बिल्कुल निकाल लेंगे, बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, सही है। तो जो पावर का फॉर्मूला वही एनर्जी का फॉर्मूला, सिर्फ शिफ्टिंग करनी पड़ेगी। तो आर, वी और टी गिवन है, डब्ल्यू निकालना है या ई निकालना है। ओम्स लॉ लगाओ, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ओके। और यहाँ से आप करंट फाइंड आउट कर लें। ये आपकी मर्जी है, आप करंट निकालना चाह रहे हैं तो निकालें, डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ओके। नाउ अप्लाइंग फॉर्मूला, W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, सही है। अभी आप बोलेंगे सर आपने अभी तो देखो जो क्या नाम है पीटी पढ़ाया था, सही है, तो पीटी ही है ये। अगर करंट और रेजिस्टेंस के रिलेशन में पी देखोगे तो आई स्क्वायर आर होता है, वोल्टेज के रिलेशन के साथ पावर देखोगे तो वी स्क्वायर ओवर आर होता है, सही है। तो मैंने पी को ही रिप्लेस करके आई स्क्वायर आर लिखा है, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हो खुद ही अगर समझ में आ जाए तो आपकी मर्जी, आप करंट पहले निकाल लें या डायरेक्ट वोल्टेज पुट कर दें, आपकी मर्जी है। इन्होंने करंट निकाल के सॉल्व किया हुआ है, बुक है, बुक का वाला मैंने कॉपी पेस्ट करा है और कुछ नहीं है। देन वैल्यूज पुट करो और फाइनली इसका आंसर निकाल लो, कोई मसले मसाइल नहीं है, बहुत ही आसान सा है। एग्जाम्पल नंबर 12.6। अब इसमें तीन चीजें हैं, तीन चीजें मालूम करनी है, थोड़ा समझने वाली बात है, ट्रिक है, मुश्किल नहीं है। Following are the detail of loads and circuit connected through a supply. 6 lamps of 40 watts, पावर दी हुई है 6 लैंप्स की, each working for 4 hours per day, सही है। और सबके सब 4 घंटे एक दिन में चल रहे हैं। तो आपने, और दूसरी चीज दी हुई है 2 floors and tube 125 watt, each working of 2 hours per day, and 1000 watt heater working of 3 hours per day। ये तीन चीजें आपको दी हुई हैं। Find the cost of electrical energy consumed in 30 days of month when the rate of electricity is 7 per unit। सदियों पुरानी बात हो रही है, 17 रुपए पर यूनिट हो गया। तो जो अभी आप फाइंड आउट करने जा रहे हैं वही फॉर्मूला यूज करके के इलेक्ट्रिक वाले आपका बिल बनाते हैं, सही है। तो जरा गौर करिएगा, समझिएगा, ताकि आप खुद भी अपना बिल जनरेट कर सकें चेकिंग के लिए। तो टोटल वॉट्स को, अच्छा यहाँ पे आपको एक लैंप का वॉट बल्ब दिया हुआ है, पावर दी हुई है, तो आप 6 के लिए 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 240 हो गया। उस तरीके से ट्यूब्स 2 दी हुई हैं और एक की 125 वॉट से, तो मल्टीप्लाई कर दो, 250 हो गया। सेम एज आपके पास एक हीटर है, बस वो एक ही है, तो बस 1000 वॉट ही रखेंगे। एनर्जी कंज्यूम पर डे, एनर्जी ई निकालनी है पावर से। तो अब आप क्या करें, दो तरीके हैं इसके, अलग अलग करके E1 E2 E3 निकाल लो, सही है, ये तरीका है। या फिर एक ही साथ पुट करके आंसर निकाल, एनर्जी तो निकाल चुके हो ना। तो पहले हमने क्या किया, पावर निकाल ली किलोवाट आवर में, देख रहे हो किलोवाट आवर में कैसे फाइंड आउट किया, सवाल आपका होना चाहिए था। सबसे पहला सवाल ये कि मैंने ऐड क्यों करा, मैंने सबकी पावर्स को ऐड करा ताकि मेरे पास टोटल पावर कंजप्शन आ जाए, सही। ये आ गई कितने में, वॉट आवर्स में आई है, ओके, क्योंकि सबकी सब आपके पास ये डेज में दी हुई है ना, पर डे 4 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स, तो आवर्स में दी हुई है, आंसर आवर्स में आना है। सेकंड्स में दिया हो तो सेकंड में आया था,
सही है, तो ये आर्ट्स में दिया हुआ है तो आंसर आर्ट्स का ही आएगा, सिर्फ ऐड करना होगा तुम्हें। सही है, मल्टीप्लाई किससे कराओगे, कितने आर्ट्स जला है उससे। ये 4 घंटे जला था तो 4 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2 घंटे जला था 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 3 घंटे चला था 3 से मल्टीप्लाई करा दिया। जो भी आंसर आएगा वॉट आर पे होगा। किलो वॉट आर पे कैसे करोगे, आपको पता है, पॉइंट को मूव कराते हैं, 3 दफा पॉइंट को पीछे दफा मूव कराओ, 10⁻³ हो जाएगी, किलो वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। नजर आ रहा है, मुश्किल नहीं है, आसान है। एनर्जी, टोटल एनर्जी कंज्यूम इन मंथ ऑफ जून, कोई सा भी मंथ, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है वो भी आपको पता है। सही है, तो आप मल्टीप्लाई करा देंगे इसको 30 से। ये जो आपके पास किलोवाट आर निकला है वो एक दिन का निकला है, पर डे। मुझे 30 दिन का चाहिए, पूरे महीने का, तो क्या करोगे, 30 से मल्टीप्लाई करा दोगे। सही है, 30 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे, 30 दिन का आ गया, एनर्जी आ गई। अब आपने करना क्या है, आपको पर कॉस्ट के ऊपर काम करना है। तो बिल ऑफ द मंथ इज, जी भाई, एक यूनिट का कितना है 7, यहाँ पे कितने यूनिट, कितने पावर यूनिट चल गए, 133.8, मल्टीप्लाई कर दो। आपका जो बिल आएगा महीने का वो 936.6 रुपीज आएगा। ओके, इस तरह से आपकी पावर कंजप्शन को आपके अमाउंट में कन्वर्ट किया जाता है, पैसों में बिलिंग। एग्जाम्पल प्रॉब्लम 12.7, determine the resistance of resistor which must place in series with 75 ohm resistor across 120 volt source in order to limit the power dissipation in the 75 ohm resistor to 90 watts। आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है पावर की, सॉरी रेजिस्टर की, जो सीरीज में जुड़ा हुआ है किसके साथ, बैटरी के साथ, और पावर डिसिपेशन मालूम करनी है 75 ओम्स रेजिस्टर की 90 वॉट, जो आपको गिवन है। सही है, अच्छा जी, पहली वाली बात जरा सुन लो कि टाइम बहुत कम है हमारे पास भाई, मैं फटाफट बता रहा हूँ। फॉर्मूला लगाएंगे अब पावर का। सही है, पावर कितनी 90, डायरेक्ट पुट कर दिया इन्होंने, पावर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। पी की जगह पे 90 लिख दिया है, आर की जगह पे 75 लिख दिया है, आई की जगह खाली छोड़ी हुई है। स्क्वायर हटाने के लिए रूट लगा देना दोनों के लिए, 75 शिफ्ट होगा तो रूट लग जाएगा। ओके, सिंप्लीफाई करोगे करंट आ गया। नाउ अब इस करंट को आप कौन से वाले करंट में पुट करेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, और जैसे इसको पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा इंटरनल रेजिस्टेंस का 34.6 ओम। सही है बेटा, आज के लिए यहाँ पे टॉपिक में एंड करता हूँ। सही है, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नए टॉपिक के साथ हाजिर होऊंगा। सही है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। कोई प्रॉब्लम हुई हो तो स्नैप ले लो उसकी, बाद में इस पर बात कर लेंगे।